नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में क्षेत्रीय अस्मिता के अपमान को लेकर है। आज दिन भर दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर अपमान किया है। पूर्वांचली अस्मिता के नाम पर दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक सियासी शोर उठ रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार सफाई दे रही है कि उन्होंने यूपी बिहार के वोटर्स का अपमान नहीं किया है, बल्कि फर्जी वोटर बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। लेकिन केजरीवाल ने अपने बयान में यूपी बिहार का नाम लिया और अब यह मुद्दा आम आदमी पार्टी की चुनावी राजनीति पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी बिहार के अपमान के मामले पर आरजेडी जैसे केजरीवाल समर्थक दल के नेताओं ने भी सख्त रुख अपनाया है। इसीलिए आज के दंगल में हम बहस कर रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में दिल्ली में पूर्वांचली अस्मिता क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। दरअसल इसके पीछे वोट बैंक का खेल है। दिल्ली में रहने वाले करीब 30% पूर्वांचली आबादी, जो करीब 27 सीटों पर चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं, उस वोट बैंक को अपने पाले में लेने का खेल है। जिस पूर्वांचली वोट बैंक का 50 से 60% समर्थन पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, उसकी छीना झपटी की लड़ाई है, क्योंकि इस वोट बैंक में दिल्ली का तख्त पलटने की ताकत है। और आज अगर बीजेपी दिल्ली में 8 सीटों पर है, तो उसमें से 5 सीटें पूर्वांचलियों ने ही उनकी झोली में डाली है। इसी उम्मीद में बीजेपी ने यूपी बिहार के फर्जी वोटर वाले केजरीवाल के बयान पर चुनावी घमासान मचाया है। तो सवाल है कि इस चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स का रुख किस तरफ रहेगा। ज्यादातर स्लम और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले पूर्वांचली वोटर्स मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा और महिलाओं को 2100 रुपए नकद जैसे वादों के साथ जाएंगे, या बीजेपी पर अपना भरोसा रखेंगे। इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। आपको वो आंकड़े भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि पूर्वांचली अपमान पर घमासान क्यों मचा है। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? एक बयान और इतना घमासान। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन चुनाव में चल रही सियासी जंग की शिद्दत का नमूना है। दिल्ली के दंगल में कमजोर दांव बड़ा घाव बन सकता है, क्योंकि एक एक बात पर सियासी घात की तैयारी है। वरना केजरीवाल चले थे फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाने। 1 लाख वोटर वाली सीट पर 18% मतदाता की उलटफेर की शिकायत करने और खतरा मंडराने लगा आम आदमी पार्टी के खाते वाले 55% पूर्वांचली वोट बैंक पर। यूपी बिहार के लोग दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक और यूपी से लेकर बिहार तक अरविंद केजरीवाल के बयान पर क्षेत्रीयता, अस्मिता और अपमान का संग्राम छिड़ गया। जिन लोगों के बल पे अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आज गाली देने पे उतारू हो गए। और याद रखना, जितना अधिकार दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार दिल्ली के अंदर रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों का भी है, उत्तराखंड के नागरिकों का भी है। यही फर्जी वोटर जिसको ये गाली दे रहे हैं, बिहारियों को, यूपी वालों को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान हुआ। पूर्वांचल के लोगों को अगर अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, 5 तारीख को ही चुनाव है, परिणाम इनको पता चलेगा। इतनी छोटी सोच एक पूर्व मुख्यमंत्री की है, इसमें शर्म आती है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। केजरीवाल कहते रह गए कि उन्होंने यूपी बिहार वालों का अपमान नहीं किया। केजरीवाल की पार्टी सफाई देती रह गई कि मामला फर्जी वोट का था, मगर सारी सफाई चुनावी नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत करने गए थे, वो रिकॉर्ड में है कि हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं, वो वोट काटे ना जाए। आम आदमी पार्टी कह रही है मुद्दा फर्जी वोट का है। नई दिल्ली में 13,000 वोट जोड़े गए, 5,000 वोट घटाए गए। शिकायत चुनाव आयोग से बार बार की जा रही है, लेकिन इसी बयान में अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों का नाम भी ले लिया था।
15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। जब चौखट पर चुनाव है और अपने अपने खाते में एक एक वोट जोड़ने की जद्दोजहद, मुफ्त की योजनाओं से लेकर मुफ्त के सफर तक, कैश के वादे से लेकर नकदी बंटवारे तक, महिला, बुजुर्ग, पुजारी, मौलाना, ग्रंथी, मतलब जिसे भी नेता वोट बैंक समझते हैं उन्हें अपने झांसे में खींचने की कोशिश है। ऐसे में एक मुश्त 50-60% वोट बैंक के नुकसान का जोखिम आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 25% से अधिक पूर्वांचली वोटर हैं, 30 सीटों पर फैले हुए हैं, 20 सीट पर असर रखते हैं, 16 सीटों पर नतीजे तय करते हैं और इन 16 सीटों में से 14 सीटें और करीब 55% पूर्वांचल वोट आम आदमी पार्टी के खाते में है, क्योंकि ये ऐसे वोटर हैं जो ज्यादातर दिल्ली के स्लम और अवैध कॉलोनियों में बसे हुए हैं। इन मतदाता के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जैसे फायदे प्रभावी हैं। यही वजह है कि दिल्ली की लड़ाई में ये पूर्वांचली वोट आम आदमी पार्टी के साथ डटकर खड़ा रहा है। 2015 के चुनाव में पूर्वांचली प्रभाव वाली सभी 16 सीट और 64% वोट का हिस्सा आम आदमी पार्टी को मिला था, जबकि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। सिर्फ 29% हिस्सा पूर्वांचली वोट का मिला था और कांग्रेस को 4%। 2020 के चुनाव में आकर फिर पूर्वांचल वोटर के प्रभाव वाली 16 में से 14 सीटें और 54% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला। बीजेपी को 2 सीट मिली, वोट प्रतिशत 39% तक पहुंचा। कांग्रेस को सिर्फ 2.44% वोट मिले। मतलब ये कि 2015 से 2020 के बीच 5 साल के भीतर 10% पूर्वांचली वोट आम आदमी पार्टी से बीजेपी के खाते में आ चुका था। बीजेपी को उम्मीद है कि इस वोट बैंक का मोह अब आपसे टूट रहा है। यही वजह है कि फर्जी मतदाता का मुद्दा अब बीजेपी पूर्वांचली अस्मिता के साथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। आज तक ब्यूरो। जिसे मुंबई में कई बार उत्तर भारतीय मतदाता के तौर पर करार दिया जाता है, वैसे दिल्ली में इन्हें पूर्वांचली कहा जाता है और इस बार इन्हीं के वोटों को लेकर यह घमासान मचा हुआ है। और पिछले 2 महीने से लगातार पूर्वांचलियों पर कभी बीजेपी कभी आप एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो इसी को लेकर हमारी चर्चा रहेगी। इसके पीछे की राजनीति भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे चर्चा के दौरान। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस बार मुंबई से जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ संजीव झा, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। अभय दुबे कांग्रेस से जुड़ेंगे और उसके साथ साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ में रहेंगे। शुरुआत करेंगे प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई में तो आप कई बार मैंने देखा हुआ है कि उत्तर भारतीयों के सम्मान में अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हुए मैंने देखा हुआ है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? ऐसा क्या कह दिया अरविंद केजरीवाल ने कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि पूर्वांचलियों का अपमान हुआ है? देखिए, मुंबई की तरह दिल्ली में भी हम पूर्वांचलियों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं साहिल भाई। और जिस तरह से श्रीमान अरविंद केजरीवाल बारंबार, कोई एक बार नहीं, बारंबार पूर्वांचली मतदाताओं का, जनता का अपमान कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए खर्चा करके बिहार और यूपी वाले आते हैं और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेके चले जाते हैं। यानी यूपी और बिहार वाले जो है वो 500 रुपए खर्चा करके दिल्ली के जो नागरिकों का जो अधिकार है वो छीन कर ले जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। फिर दूसरी बार करते हैं वो 2020 में जब कोरोना की महामारी ने भयंकर स्वरूप लिया तो इन्होंने जो है ध्वनि विस्तारक लगाकर, बसें लगाकर पूर्वांचल के लोगों को निकालकर आनंद विहार फेंक दिया था। पूर्वांचलियों को दिल्ली से निकालकर बाहर फेंक दिया उन्होंने। और अन्य किसी नागरिकों को टारगेट क्यों नहीं किया? और ये तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भला हो कि जिन्होंने वहां बसों की सेवा देकर पूर्वांचल के लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया। इन्होंने तो पूर्वांचलियों को भगा दिया था भाई कोरोना की महामारी के समय। और अब पूर्वांचलियों के बारे में कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि पूर्वांचली जो है फर्जी मतदाता बन कर आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, और दिल्ली में फर्जी मतदाता, फर्जी कौन है? रोहिंग्या बसाएंगे ये, बांग्लादेशी बसाएंगे ये, और फर्जी हम पूर्वांचल के लोग हो जाएंगे। जिन पूर्वांचल के लोगों ने अपना खून पसीना दिल्ली के विकास में लगाया है वो बाहरी हो गए और अरविंद केजरीवाल भीतरी हो गए। रोहिंग्या इनके दामाद हो गए, बांग्लादेशी इनके रिश्तेदार हो गए। गजब है भाई। आपकी जब मन करेगा उठते बैठते पूर्वांचलियों को भगाने का प्रयास करेंगे आप, जब मन करेगा पूर्वांचलियों को अपमानित करेंगे आप,
जब इच्छा होगी पूर्वांचलियों को कलंकित करेंगे आप, और पूर्वांचलियों के कंधे पर चढ़कर ही सत्ता का सुख भी इनको लेना है। इससे अधिक जो है कोई संतरासवादी स्थिति नहीं हो सकती है कि आप जिनका वोट लेंगे, जिनके कंधों पर चढ़ेंगे, उन्हीं को लात मारेंगे आप। ठीक है, संजीव झा से जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद किसी ने कहा है ना, क्रॉस टॉक ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संजीव झा, सीधा आरोप लगाया हुआ है आप पर कि जो अरविंद केजरीवाल का बयान है कि उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से वोटरों को लाकर यहां पर बसाने की कोशिश हो रही है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जेक्शन साफ शब्दों में नजर आता है। संजीव झा, वो किसी ने लिखा है ना कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए यहां देने नसीहत हमको। ये नसीहत कौन दे रहा? भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी पहले बीजेपी में नहीं थे, इनको शायद याद नहीं होगा। विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। आज से 10-15 साल पहले कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली में आना रोकना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली को ये स्लम्स बना देंगे। एक बड़े सांसद और आजकल प्रत्याशी हैं और गालीबाज के तौर पर जाने जाते हैं नेता ने अपने ही दल के पूर्वांचल के एक पदाधिकारी को मार मार कर इतना मारा कि अधमरा कर दिया, इसलिए कि उसने अपनी टिकट मांग ली थी। दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को रोज अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही, याद है ना? अभी कह रहे थे कि वोट काटे जा रहे हैं, और जब यही बात संसद में संजय सिंह जी ने उठाया तो इन्होंने कहा कि वोट तो रोहिंग्या काटे जा रहे हैं। हमने डेटा दिया कि पूर्वांचली काटे जा रहे हैं, तो कहते हैं कि रोहिंग्या हो, घुसपैठिया हो, पूर्वांचली हो, वोट सबके काटे जाएंगे। कौन कह रहा था? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि क्या हम दिल्ली में घुसपैठिया हैं? मैं बिहार में पूर्वांचल से आता हूं, क्या मैं रोहिंग्या हूं? क्या हम रोहिंग्या हैं? पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली को बसाया है। आज भारतीय जनता पार्टी की क्राइसिस क्या है? भारतीय जनता पार्टी की क्राइसिस के पास नैरेटिव नहीं है। तो पता है, अब देखिए रोहिंग्या का मुद्दा कौन उठा रहा है? भाई दामाद तो आपके हैं। हरदीप पुरी ने घर बना के बसाया था रोहिंग्या को, तो दामाद को घर बसाता है ना, तो आपने बसाया था। आज दिल्ली में रोहिंग्या कैसे आ गया? आज बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है ना कि आप बॉर्डर खोल करके वहां से रोहिंग्या को अंदर कराते हो और यहां मुद्दे उठाते हो। इसका मतलब केंद्र में नपुंसक सरकार है। इसलिए कि आज अगर रोहिंग्या दिल्ली आ गया, इतने प्रदेश को पार करके आया, इनको पता ही नहीं चला, तो इनका इंटेलिजेंस इतना वीक है, सिक्योरिटी फिर देश को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो देश ठीक हाथ में नहीं है, देश खतरे में है, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। रोहिंग्या यहां पहुंच के रह रहा है और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मुद्दा ही पता नहीं चल रहा है। कभी रोहिंग्या का मुद्दा उठाएगा जो इनकी नाकामी के कारण दिल्ली में है, कहीं पता नहीं क्या मुद्दा उठाते हैं, कभी क्या मुद्दा उठाते हैं। अरे पूर्वांचलियों को जितना अपमान, आज मैं बता दूं आपको, अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं होती, आज से 10 साल पहले दिल्ली में कोई पूर्वांचली टिकट नहीं मांग सकता था। सम्मान की बात करते हैं ना प्रेम शुक्ला जी, मैं इनको चुनौती देता हूं। आज आम आदमी पार्टी के 12 विधायक पूर्वांचल से हैं। आज दिल्ली में चुनाव है, ये वहां वादा करके जाए कि ये 14 टिकट देंगे पूर्वांचलियों का। अरे हिस्सेदारी से बनेगा ना भाई, ये घरियाली आंसू बहाने से पूर्वांचल का सम्मान नहीं बढ़ने वाला। 5 साल इनकी सरकार दिल्ली में थी, एक जगह पे छठ पूजा नहीं होता था। याद है ना आपको? आज 1000 जगह छठ पूजा होता है। संजीव झा, आप सुन लीजिए इनका। अब आप संजीव झा, प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर मुंबई में हमेशा कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को टिकट मिलना चाहिए। आप सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपको, प्रेम शुक्ला जी चैलेंज कर रहे हैं आपको, पूर्वांचलियों को टिकट दीजिए। साहिल जी अब जैसे देखिए ना, दिल्ली में दिल्ली में 7 नहीं, आप जवाब दीजिए। मुझे बस आपको एक याद दिलाना है कि दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने 6 सांसदों के टिकट काटे, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट आप नहीं काट पाए, पूर्वांचल से आते हैं। क्या इसी तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जो मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी से, उस तरीके का टिकट होगा? वो तो कह रहे हैं कि भाई विजय गोयल भी कह चुके हैं कि बाहर से लोग आते रहेंगे तो दिल्ली का बंटा ढार हो जाएगा करके। प्रेम शुक्ला, देखिए साहिल जी, किस तरह से ये सुबह शाम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है, आतिशी मरलेना का भी आरोप है। लेकिन अभी आप ही के डिबेट में शैतान किसने कहा, नपुंसक किसने कहा? सवेरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल दोगला कह रहे हैं। गालियां तो ये बकते हैं साहब, इनके मुंह पे गालियां। दूसरी बात हिस्सेदारी की, भाई एकमेव सांसद उत्तर प्रदेश बिहार का आने वाला मनोज तिवारी 14 में भी हुए, 19 में भी हुए, 24 में भी हुए।
ये अकेली दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी है। सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष हुए, मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हुए, आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हुए। ये बता दें इन्होंने कभी प्रदेश अध्यक्ष किसी पूर्वांचली को बना दिया हो? और टिकट बांटने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं। मनोज तिवारी टिकट बांटे, सतीश उपाध्याय ने टिकट बांटा, आदेश गुप्ता ने एमसीडी के टिकट बांटे, और हम तो टिकट में निश्चित तौर पर शेयर देंगे। इन्होंने कब बांटा भाई? इन्होंने तो ये जो है बसों में भर भर के पूर्वांचलियों को बाहर दिल्ली से फेंक दे। इससे बड़ा कुकर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता था साहिल जी। और ये कुकर्म करने वाले पूर्वांचलियों के हितू हो गए। अरे पूर्वांचलियों से इतना बैर केजरीवाल को क्यों है? और कल का जो बयान है उसमें क्या भाई छिपा हुआ है? उससे अधिक खुलकर पूर्वांचलियों को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म केजरीवाल के अतिरिक्त कौन कर सकता था मित्र? ये तो आपको स्वयं पूर्वांचली होने के नाते केजरीवाल से जाकर पूछना चाहिए था कि श्रीमान केजरीवाल, आपको पूर्वांचलियों को वोट मैं दिलाता हूं और आप पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कह रहे हो। गजब है भाई। आप उल्टा जो है केजरीवाल को डिफेंड जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे फिर अभय दुबे जी के पास भी जाना है। मैं जवाब दे दूं उनको। शुक्ला जी, जोशी जी, शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं। बेसौफी करा देते हैं ना, फिर काहे को बुलाया किसी को? जब से आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तब से लगातार दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल के होते रहे। पहली बात, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारा पूर्वांचल से आते हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज ये पूर्वांचल के हितैषी की बात करते हैं, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जितनी सुविधाएं और पूर्वांचल के लोगों के सम्मान आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है, इन्होंने तो नरक का जीवन जीने में मजबूर कर दिया था। अनाथालय कॉलोनी में ना तो गलियां, ना सड़कें, ना कुछ। आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारी सुविधाएं देकर के उनको सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं इनको बता दूं, मैंने पहले कैटेगरिकल सवाल है। देखिए, सम्मान की रक्षा तो हिस्सेदारी से होगी। आम आदमी पार्टी, मैंने पहले कहा कि 12 टिकट देंगे, ये प्रेम शुक्ला जी बताएं। अगर नहीं देंगे तो प्रेम शुक्ला जी को मैं कहना चाहता हूं कि वो आम आदमी पार्टी की भी तारीफ करें। और ये कोरोना की बात कर रहे थे, भूल गए प्रेम शुक्ला जी, पूरे उत्तर भारतीयों को, पूरे दिल्ली के लोगों को देश आम आदमी सड़कों पर आपने कोरोना में लाकर रख दिया था। तो आप पूर्वांचल के लोगों के सम्मान की बात आप मुझे शोभा नहीं देती। बस लगा के आप निकाल रहे थे और आके हमने रख दिया। चलिए ठीक है। अभय दुबे जी, आपका क्या मानना है इस सारी चीजों को लेकर? दो बयान मैंने सुने। अभय दुबे जी, 2 बयान मैंने सुने। एक बयान विजय गोयल का सुना और एक बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से सुना। थोड़ी राज ठाकरे की बयान की याद आ गई मुझे। आपको क्या लगता है कि ये वैसा ही है कि कुछ अलग है, आपको नजर आता है? आज आपने एक महत्वपूर्ण बयान नहीं बताया, मुझे बेहद दुख है। आपने फेस ऑफ की तरह डिबेट भी कराई 15 मिनट तक। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचल के करोड़ों भाई बहनों जो ये शो देख रहे हैं, वो गौर से सुन लीजिए। हमने आज कहा है कि पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व, दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा छठ महापर्व आयोजित करेंगे और जमुना किनारे उस स्थान को जिला अधिसूचित करेंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। कितनी शर्मनाक बात है देश के लोगों, देखिए ये दोनों लोग दिल्ली के संकट का समाधान कैसे निकालते हैं, एक दूसरे को गाली देकर। क्या हो रहा है इस दिल्ली में? एक तरफ केजरीवाल जी पूर्वांचल के लोगों को किस प्रकार कह रहे हैं कि पूर्वांचल के फर्जी लोग होते हैं केजरीवाल जी, और नड्डा साहब हाउस में कहते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या से उनकी तुलना कर रहे हैं। शर्मसार कर दिया इन बयानों ने आपके। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं जिनमें पूर्वांचल के भाई बहन रह रहे हैं। देखिए, ये आपको वोटों की तरह देखते हैं, सत्ता की भूख की तरह देखते हैं, और कांग्रेस पार्टी कर्णधार मानती है। ये मानती है कि पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली का निर्माण किया है, तो उनकी अपनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। आज किस बदहाली में वो लोग जी रहे हैं? आपने जाट की जिक्र किया, देखिए कितनी घृणित राजनीति दोनों जाट समाज के नाम पर कर रहे हैं। हमने 4 मार्च 2014 को अधिसूचना जारी कर दी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित दिल्ली 9 राज्यों की हमने कहा जाट समाज को आरक्षण मिलेगा। क्या हुआ उसका? केजरीवाल साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय 7वें महीने में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। एक शब्द नहीं कहा, केजरीवाल साहब ने मुंह नहीं खोला 10 साल, मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया, आज जाट आरक्षण की बात करते हैं।
पूर्वांचल के भाई बहनों, जब छठी मैया का पर्व आप 21 के पहले भी मनाते थे तो फीकल कोलिफॉर्म का परसेंटेज कितना है जानते हैं? जब मां यमुना में 97 लाख पर एमपीएन फीकल कोलिफॉर्म वो बैक्टीरिया है जो मानव के मल में मिलता है। तो मलमूत्र हमारी आस्था को खंडित करने के लिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। ना उनके रोजगार के अवसर हैं। आप जाइए उन कॉलोनियों में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, कच्ची कॉलोनियों में थोड़ी सी बारिश होती कि परिवार का परिवार बाहर बर्तन लेकर बैठ जाता है कि घर में पानी न घुस जाए। नाले गटर पूरा तबाह कर दिया। 3800 मेट्रिक टन का कचरा अनट्रीटेड। सुप्रीम लेकिन ये आई कब से कॉलोनी है दुबे जी? कड़ी फटकार लगाई, यहां तक कि 25-25 बीते 10 सालों में बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया उन लोगों को। उनके आत्मसम्मान की बात करते हैं। हमने कहा देखिए आप किस तरह से लड़ रहे हैं ये लोग, सिर्फ वोट इनको दिख रहा है पूर्वांचल भाई बहनों में कि वोट, ये सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं। हमने आज जो घोषणा की है वो ऐतिहासिक घोषणा है। इससे ये संदेश जाता है कि कितना बड़ा सामर्थ्य पूर्वांचल के भाई बहनों का है, जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में एक अलग बेसिकली आप छठ महाकुंभ करेंगे। भाई सहित दिल्ली के बच्चे दिल्ली में छठ महाकुंभ होगा। ये हिटलर हम लेकिन संगीत रागी होगा और ये विश्व का सबसे बड़ा होगा और उसको जिला अधिसूचित कर देंगे जिस स्थान पर किया जाएगा, प्रयागराज की तरह। आज दिल्ली को गैस चैम्बर में हिटलर की सरकार है। पहला बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 25 सिगरेट पी रहा है। आप जानते हैं क्या तबाह कर दिया दिल्ली को इन लोगों ने? इससे ज्यादा लेकिन पूर्वांचली वोटरों का 27 सीटें हैं। अभय दुबे जी संगीत रागी से हम पूछेंगे, 27 सीटें हैं दिल्ली में। इन 27 सीटों पर पूर्वांचली वोटर 10 से 12% से ज्यादा वोटर वहां पर है। कुल 30% वोटर है पूरे दिल्ली में। इन 27 सीटों ने किस तरीके से अपना रुख जताया है 2013 से लेकर, अगर उस पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि क्यों पूर्वांचली वोटर इतने जरूरी हो गए। देखिए 2013 की आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इन 27 में से 13 सीटें जीती थी, आम आदमी पार्टी 11 सीटें जीती थी और कांग्रेस 3 सीटें जीती थी। 2015 में मामला पूरा उलट गया। आम आदमी पार्टी 25 सीटें वहां से जीती और 2 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी जीत पाई और 0 सीटें कांग्रेस के खेमे में आ गई। अब 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा वहां पर कायम रखा है और भारतीय जनता पार्टी की 8 में से 5 सीटें इन पूर्वांचली वोटरों के दबदबे वाले इलाके से जीतकर आती है। ये अगर हम नंबर्स देखें तो संगीत रागी, ये बात तो साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना खोया हुआ रुतबा जो है वो वापस खींचना चाहती है इन चुनाव के जरिए और इसीलिए पूर्वांचली मुद्दे पर ये बयानबाजी जो फिलहाल हम देख रहे हैं वो इस नजर से हम देख सकते हैं। साहिल सबसे पहले तो कांग्रेस के लिए कहूंगा कि 2.54% वोट पर जब आप आ गए दिल्ली में पूर्वांचलियों का, तब आया आपको अरे ये अपमान का घुट पी के क्या भारतीय जनता पार्टी और आपको वोट देंगे? एक मिनट सर बोल लेने दीजिए। मैंने आप बड़े इतने बड़े अपमान का घुट पीकर भी देंगे क्या? उनका आत्मसम्मान है। अरे अभय जी, मैं आपका बहुत सम्मान के बोलता हूँ आपके लिए। आत्मसम्मान की भी रक्षा करेंगे। बोल लेने दीजिए। आप धैर्य रखिए, अपनी अपनी बारी पे हम बात करेंगे। देखिए इसमें कोई दो राय हम नंबर पे आते हैं ना, हम नंबर पे पूछा है उसका जवाब दीजिए ना। ये बात तो मानते हैं ना आप कि बीजेपी का रुतबा खत्म हुआ है वहां पर पूर्वांचलियों में, उसको दोबारा जीतना चाहते हैं, इसीलिए मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया, बाकी लोगों का टिकट काट दिया गया था क्योंकि डर था कि भाई अगर वहां पर पूर्वांचली खिसल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही बात है ना, यही इसीलिए तो नंबर्स रखे हैं मैंने सामने। साहिल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी आज जो सत्ता में है वो पूर्वांचलियों के वोट के कारण सत्ता में है और पूर्वांचलियों का वोट, मैंने बहुत एक लंबा लेख लिखा था इस पे, 39% है सिर्फ पूर्वांचल का वोट, सिर्फ पूर्वांचल का। 53.6% वोट जो है आज माइग्रेंट्स जिसको आप कहते हैं, जो जिसमें उत्तराखंड के लोग भी हैं, साउथ के भी लोग हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह सब मिला दें तो दिल्ली की डेमोग्राफी पहले से बदल गई है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको अभी पूरी तरीके से वो रिस्पॉन्ड नहीं की है। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए जो पूर्वांचली मतदाता है वो क्या है, किनको खतरा है कि भाई पूर्वांचल के लोग यदि यहां पर आते हैं तो वोट किसके खिलाफ करेंगे? आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेंगे। यही मतदाता जो है आपको जिताते आ रहा था। आप देखेंगे कि यदि 15 का चुनाव देखेंगे, 20 का चुनाव देखेंगे
तो यही मतदाता जो है, वो पूर्वांचली मतदाता जो है, वो कांग्रेस से चिटक करके और आम आदमी पार्टी के पास गया है। आज जो है जिस प्रकार की भाषा अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के है, उसको यदि कोविड के समय से यदि हम तुलना करके देखें, उसे जोड़ करके देखें, तो लगता है कि इनकी मानसिकता पूर्वांचलियों के खिलाफ है। लेकिन चूंकि सत्ता का समीकरण पूर्वांचलियों के कारण नहीं हो, ये सम्मान देने के कारण नहीं। मैं संजीव झा जी से थोड़ा सा अलग बात करूंगा, ये सम्मान के कारण नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। नहीं तो आप जिस प्रकार से पूर्वांचलियों को कोविड के समय पे आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसों में भर भर करके भेज रहे थे, किस चीज की मजबूरी है? जिस प्रकार से आप संजीव रागी जी, किस चीज की मजबूरी आप कह रहे हैं? वो क्या मजबूरी है? गलत था। सुन लीजिए सर, धैर्य रखिए। क्या मजबूरी है? संजीव झा से जवाब लेंगे, लेकिन संक्षेप में बताइए क्या मजबूरी कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी ताकत नहीं है अभय जी, दिल्ली में आप बहुत बड़ी ताकत नहीं है। आप चाहे जितना भी घिसिट लें, आप 5% 6% से ज्यादा नहीं जाने वाले हैं दिल्ली में। देखिए, कांग्रेस का अंडर करंट है, नहीं भूल जाइए आप उस हमने लोकसभा के चुनाव में आप पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज हमारा था, वोट परसेंटेज की बात मत कीजिए। अच्छा मौका मिला है आज जो सेंटिमेंट है, अच्छा मुझे बताइए साहिल जी, एक्सपोज करने के लिए अरविंद केजरीवाल पूरी राजनीति यहाँ एक्सपोज होती है, और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो सीट की भागीदारी है उसको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में, क्योंकि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी संगीत रागी एक बार अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभय दुबे देती है। मुझे लगता है कि वाकई यदि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को साथ देनी है तो भारतीय जनता पार्टी को सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। संगीत रागी जी, मैं सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मुझे प्रेम शुक्ला से इसके बारे में पूछूंगा, लेकिन अभय दुबे पहले एक 10 सेकंड। हाँ, कोविड के क्राइसिस के समय पूर्वांचल के भाई बहनों को हमने देखा, हजारों किलोमीटर एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर लेकर गई बिहार। उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाता था, प्रियंका गांधी जी ने राजस्थान से बसों की सेवा प्रारंभ की, और राहुल गांधी जी सड़कों पर निकले। कौन नेता था बताइए? क्या अरविंद केजरीवाल निकले? और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए, जिस दिन लॉकडाउन लगाया उसके पहले सुपर रिच लोगों को 121 चार्टर फ्लाइट, फॉल्कन फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को बुलाया। ना केजरीवाल जी निकले, ना मोदी जी निकले। सुन लीजिए ना वो क्या कह रहे हैं। क्राइसिस का जो दंश है पूर्वांचली भाइयों में, प्रधानमंत्री उस क्राइसिस में भी दुनिया का सबसे बेहतरीन नेतृत्व किया उस मैनेजमेंट को लेकर के। क्या बात करते हैं, हजारों मजदूरों को सड़कों पर। संगीत रागी जी, गंगा किनारे पर जो लाशें बह रही थी ना, वो भी सबने देखी हुई है। जरा सुन लीजिए ना, दिल्ली की बात करते हैं भाई। दिल्ली में लॉकडाउन के वजह से एक मिनट संगीत रागी जी, एक मिनट अब अभय दुबे जी, एक मिनट। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में लॉकडाउन अचानक डिक्लेयर करने के बाद जिस तरीके से ये सारे मजदूर अटक गए थे, उनका दर्द भी जरा देखना बहुत जरूरी है। हमने सड़क पर चलते हुए लोगों को देखा हुआ है, तो जरा आप जरा एक दूसरे की बात सुन लीजिएगा। बड़ा ही गंभीर मसला ये। अभय दुबे आप पहले खत्म करिए, उसके बाद मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाना है। अभय दुबे जी बोलिए। देखिए साहिल जी, बहुत गंभीर बात आपने की है। मुझे याद है कि जब चाइना में ये कोविड के महामारी अनाउंस हुई थी, WHO ने कहा था, तो पहली कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे चीफ सेक्रेटरी के साथ ऑक्सीजन मैपिंग की मीटिंग की थी। क्राइसिस प्रारंभ होने के बाद कोई मीटिंग नहीं की, ना इनके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, और ऑक्सीजन की कमी से तिल-तिल कर तड़प कर लोग मरे। इंडिया टुडे ने स्टोरी की। एक मिनट संगीत रागी जी, एक मिनट सुन लीजिए। इंडिया टुडे ने स्टोरी की है कि सुपर रिच लोगों को लॉकडाउन लगाने के पहले भारत की सरकार ने फॉल्कन 2000 चार्टर प्लेन, एक 1.5 करोड़ रुपए उसका किराया होता है, उसमें 121 फ्लाइट लैंड हुई है यहां पर। उसके बाद लॉकडाउन लगाया। तो ये दुर्व्यवहार पूर्वांचली भाइयों बहनों के साथ क्यों किया? दोनों ही लोगों ने। तो ये अक्षम्य अपराध आपका है, ये समझ लीजिए। और प्रियंका जी ने राजस्थान से बस की व्यवस्था कराई। चलिए, जिन बस्तियों में पूर्वांचली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, पूर्वांचली ये कैबिनेट सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पूर्वांचल भाई बहनों के साथ महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार थी, क्या ट्रीटमेंट दिया था आपने पूर्वांचलियों के साथ?
उनको अपने रहमो करम पर ये ट्रीटमेंट आप लोगों की गलती है, किसने लगाया? उसके साथ साथ नहीं पूर्वांचलियों को आपने भी उतना ही अपमानित किया है जरा एक मिनट अभय दुबे जी, अभय दुबे जी जरा एक मिनट, संगीत रागी एक मिनट, अभय दुबे जी एक मिनट, संगीत रागी एक मिनट, दोनों का जरा थोड़ा आवाज कम करिए। देखिए ऐसा है, मामला यह निकल कर आता है कि बयानबाजी कितनी भी हो जाए, पूर्वांचलियों की असली समस्या क्या है, जिन झुग्गियों में वो रहते हैं वहां पर बिजली पानी ठीक से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोविड के दौरान उनका ख्याल किसने रखा, किस वजह से उनको दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा, ये सारे सवाल, तमाम सवाल उसमें है। लेकिन उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन का भी सवाल है और संगीत रागी भी कह रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंटेशन देगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है 2020 का, जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें आप देखिए 13 विधायक जीतकर आ गए आम आदमी पार्टी के, 34 कैंडिडेट दिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 10 कैंडिडेट दिए थे। अब प्रेम शुक्ला जी, संगीत रागी भी कह रहे हैं कि भाजपा को अपने मूल स्थान पर जाने के लिए पूर्वांचलियों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा, रिप्रेजेंटेशन भी दीजिए। अभी भी आपकी बाकी जो सूची है वो आना बाकी है, क्या उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा शुक्ला जी? निश्चित तौर पर पूर्वांचलियों को सम्यक प्रतिनिधित्व मिलना सुनिश्चित है। अब सवाल जो है बारंबार जिसकी चल रहा था कि कोविड के दौरान किस तरह से मिसबिहेव हुआ, तो आप भी साहिल जी भली भांति जानते हैं कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 4 प्रदेशों से सर्वाधिक जो है मजदूरों को, विशेष करके पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भागना पड़ा था। तो उसमें सबसे अधिक दुर्दशा जो है दिल्ली की हुई, महाराष्ट्र की हुई। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह तत्कालीन जो है, क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है व्यवस्था बिगाड़ रखी थी। भाई गुजरात से क्यों नहीं भागे लोग, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं भागे लोग, नोएडा से क्यों नहीं भागे लोग, मुझे बताइए ना। ये बीच में मत बोले, मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था। साहिल जी ये गलत तरीका है, मैं इनको सुन रहा था ना। नहीं एक मिनट, शुक्ला जी को सुन लेते हैं। नहीं एक मिनट, वो सुन रहे थे ना आपकी बात, आप उनकी बात सुन लीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। शुक्ला जी खत्म करिए आपकी बात, बोलिए। सबसे अधिक लोग दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से भागे, गुजरात से क्यों नहीं भागे? और उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर प्रदेश में विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी ने जो लोग आए मजदूर, उनको 1000 रुपए की किट दी गई, हर किसी को जो आया। और आए कहां से? दिल्ली में उठा के आनंद विहार को भेज दिया गया। लोगों ने पंजाब से भगा दिया, राजस्थान से भगा दिया, बसें लगा दी। एक मिनट आपको रोकूंगा मैं, आपका इंटरवेंशन जरूरी है, धारावी की क्या इंटरवेंशन जरूरी है, प्रेम शुक्ला जी इंटरवेंशन जरूरी है, इंटरवेंशन जरूरी है। आप कह रहे हैं कि गुजरात से नहीं भागे, वहां से सूरत स्टेशन का हाल हम सबने देखा हुआ है, जहां पर पूर्वांचली मजदूर गए हुए थे वो वहां पर 20 दिन से ज्यादा नहीं रह पाए। और उत्तर प्रदेश के लोग कहां भाग के जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लोग कहां भाग के जाएंगे? गुजरात से निकले भाई, नौकरी के सिलसिले में जो बाहर जाते हैं वही तो अपने गांव वापस जाएंगे ना। प्रेम शुक्ला जी गुजरात से निकले भाई साहब। सूरत और अहमदाबाद में उत्तर भारत की संख्या बहुत सब्सटेंशियल है, और सूरत में मैं ऐसे बहुत सारे कैंप्स को जानता हूं जहां पर बाकायदा राशन, पानी, भोजन की व्यवस्था की गई। नहीं, अहमदाबाद के बहुत सारे चीजों जानता हूं मैं, अंकलेश्वर में बहुत सारे स्थानों को जानता हूं मैं, बड़ौदा के बहुत सारे स्थानों को। और आप कहें तो संजीव जी आरोप क्या है पता है? उसकी सूची भेज सकता हूं मैं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन महाराष्ट्र की जो संजीव जी आरोप क्या है पता है? स्टेट गवर्नमेंट ने जो पूर्वांचली मजदूर है उनका ख्याल नहीं रखा, इसके वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, उनका ख्याल रखा होता तो आज पूर्वांचल को लेकर इतनी राजनीति नहीं करनी पड़ती। संजीव जी जवाब दीजिए। देखिए शाहिल जी, मैं एक बात बताऊं कि दिल्ली की सरकार ऐसी एकमात्र सरकार थी जिसने लगातार जो मजदूर यहां पे थे उनको 5000 महीना दिया, खाने की सारी सुविधाएं दी। दिल्ली से लोग ट्रैवल करके नहीं जा रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भूल गए कि किस तरह से सूरत में लाठियां चली थी और सूरत में लाठी से मार मार कर पूर्वांचल के लोगों को भगाया गया था और सूरत से पैदल चलकर लोग जा रहे थे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि संगीत रागी भी पूर्वांचल से आते हैं। संजीव झा जी एक इंटरवेंशन आपका भी करना पड़ेगा। संजीव झा जी एक इंटरवेंशन आपका भी करना पड़ेगा। वो जो बस स्टेशन पे जो भीड़ लगी हुई थी वो क्या थी? दिल्ली के सड़कों पर जो लोग निकलकर चलकर जा रहे थे उनको बसों में भरकर दिल्ली के बाहर छोड़ा जा रहा था, वो क्या था? चलिए सूरत की बात तो मैंने कही, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली में भी तो ये बात हुई है ना।
आप उसको कैसे साहिल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शाहिल मैं बुरारी से विधायक हूं, जो हरियाणा का बॉर्डर स्टेट है। हरियाणा से, सोनीपत से, पानीपत से, रोहतक से लोग पैदल चल के आ रहे थे। उसको हमने बॉर्डर पर पूरी रात जग करके हमने दिल्ली में उसको रुकवाया। ये कौन बोल रहे हैं? इनको चुप कराइए। इनको मैं चुपचाप सुन रहा था, इनको चुप कराइए। कौन बोल रहे हैं ये? नहीं, संगीता जी जरा 2 मिनट रुक जाइए, उनकी बात खत्म करके आपके पास आने वाला हूं मैं। बोलिए संजीव झा जी, बोलिए। चलिए। मैं दिल्ली के बॉर्डर स्टेट का विधायक हूं, जहां हरियाणा का बॉर्डर टच करता है। हरियाणा से हजारों की संख्या में मजदूर दिल्ली आ रहे थे, वो गांव जाना चाहते थे। हमने पूरी रात जग करके हमने बुरारी में अलग अलग जगह पर जाकर के उनको हमने रुकवाया था। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आज ये जो पूर्वांचल की हरियाली आंसू ये सारे लोग बहा रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि पूर्वांचल के लोगों की आत्मसम्मान या सम्मान या रक्षा तब होगी जब उनको बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। 10 साल में बताइए केंद्र की सरकार, दिल्ली में आदि सरकार ने की थी, क्या दिया? मैं आपको गिनाता हूं। अभी अभय दुबे जी गिना रहे थे ना, हम जब सरकार में आए केवल 550 कॉलोनियों में विकास का काम हुआ था। आज 1900 कॉलोनियों में गिन के बता देता हूं मैं आपको, गलियां, सड़कें, नाली, सीवर, गैस लाइन, सारी सुविधाएं दी। हमने जो बिजली फ्री दी, सबसे ज्यादा लाभान्वित बाहर के लोग हैं, चूंकि वो गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं। अभय दुबे जी, आप इस पर भरोसा रखते हैं? सारी सुविधाएं दी गई है, दवाइयां मतलब एक मिनट झुग्गियों में सारी सुविधाएं दी गई है, 3:1 है, और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय तो देना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट बस आपको दिया सर समय। मैं पहले 20 सेकंड में आपकी बात खत्म करिए, मुझे अभय दुबे जी के पास भी जाना है। ये नैरेटिव इसलिए बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव इसलिए बना रही है कि इनके पास अपना कोई नैरेटिव ही नहीं है। और वोट की चोरी करते हुए हमने पकड़ा है, तो वोट की चोरी करते हुए पकड़ लिया हमने, तो नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए ये संजीव जी आंसू बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने मनोज झा का बयान सुना नहीं है लगता है, आरजेडी का। संजीव जी, आपने मनोज झा का बयान सुना नहीं है लगता है। मनोज झा जो अब तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के खिलाफ, वो भी कह रहे हैं कि अगर बिहारी वहां से हट जाए तो दिल्ली चलाना मुश्किल हो जाएगा, संभल के बयान देना चाहिए। आपके सहयोगी दल वो भी अब ये कहना शुरू कर दिए कि आपका बयान गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं तो हमेशा नहीं देना चाहिए था ये बयान। गलत तरीके से पेश किया गया है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि बिहार यूपी के लोग, प्रवास बाहर के लोग चले जाए, दिल्ली चलना मुश्किल हो जाए, हम खुद कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से अपने कैडर को मंगा रहे हो, यहां वोट बना रहे हो। केजरीवाल तो बात कहां से कहां लेकर पहुंच गए, चूंकि नैरेटिव नहीं है इनके पास। लेकिन संजीव जी, केजरीवाल को समझाइए, चूंकि नैरेटिव नहीं है, आरजेडी ने कहां से ये सुन लिया? भाई बयान तो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, लेकिन सुना आरजेडी ने। आरजेडी ने सुन के ही कहा है ना उस बयान को लेकर। मनोज झा का बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर ही है। मनोज जी भारतीय जनता पार्टी की बात कैसे समझ ली हमें नहीं पता, उसका मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं सुझाव नहीं दूंगा। मैं साहिल ठीक है, साहिल जी चलिए सुना देते हैं मनोज झा क्या बोले, वो उनको सुना देते हैं जरा संजीव झा जी को। अभय दुबे जी आपके पास आना है, लेकिन पहले मनोज झा का बयान सुन लेते हैं। 1 मिनट, मनोज झा ने क्या कहा सुन लीजिए। मनोज झा, महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव इतना दूषित होता जा रहा है, भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, आरोप प्रत्यारोप के स्तर पर। जहां तक रही हमारे बीजेपी के साथी पूर्वांचली को लेकर के, जिसके भी मन में ये बात है, उनको एक चीज स्मरण कर रखना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे, कई राज्य ठहर जाएंगे, ये सनद रहे। अभय दुबे, अब तो आरजेडी भी कहने लगी है, क्या आपको इन दोनों की चीजों पर भरोसा है कि देखिए अभी आम आदमी पार्टी दावा करे कि हमने तो बहुत काम कर लिया है नीचे और इसके लिए पूर्वांचली उनको वोट देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी सारी चीजें चली रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे अभय दुबे? मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को और मोदी सरकार को। आप मुझे बताएं, 292 जेजे क्लस्टर को आइडेंटिफाई करके शीला दीक्षित जी की सरकार ने एक बार 13,000, एक बार 14,000, एक बार 48,000 आवासों की चाबियां सौंपी है उनको। ये गवाह है दिल्ली के लोग। अच्छा बताइए, 18 लाख लोग डायरिया के शिकार क्यों हैं?
अगर इनके पानी की व्यवस्था होती हर साल 18 लाख लोगों को, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए, 20 लाख लोग आपके जो हृदय की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से लाइन लगाकर अस्पतालों के बाहर खड़े रहते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का डेटा उठा के देख लीजिए। हवा में जहर इतना बड़ा है कि 3,80,000 लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन का शिकार होते हैं। 25 लाख बच्चों का जो लंग्स है उसमें इरिपेरेबल डैमेज हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी कहते हमने स्वास्थ्य की सेवाएं, तो सरीन कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए ना, पिछले महीने हाईकोर्ट ने में सरीन कमेटी गठित की, उसने रिपोर्ट दी कि कोलैप्स हो गया हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में। अगर इतनी अच्छी व्यवस्था थी, आपने कहा शिक्षा में, तो मैं चुनौती देता हूं, सरकारी स्कूलों की संख्या 93 कम हुई है। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। मैं चुनौती देता हूं, 13 स्कूल आज मुद्दा तो कहीं झुग्गियों में बसा हुआ है, असली मुद्दा तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, बयानबाजी से नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये तीनों पार्टियां आज की स्थिति में जिन दावों पर है वो सही साबित होगी या नहीं होगी? संगीत रागी, देखिए साहिल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आम आदमी से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत सारी कॉलोनियां गिना दी, आप जरा जा करके, सच्चाई तो यह है कि न उनके पास ठीक से बिजली मिलती है, न उन्हें ठीक से पानी मिलता है, उनकी सड़कें टूटी फूटी होती हैं, रोज झगड़े होते हैं। आपने कहा था कि हम सारी ये जितनी कॉलोनियां हैं उनके तार वगैरह जो बिजली इलेक्ट्रिक जाते हैं, वायर जाते हैं, ये सब हम अंडरग्राउंड करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी शिक्षा की व्यवस्था में आप कह रहे हैं, आप बना रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, आपने 2020 तक वादा किया था कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लेकिन अभी 551 मोहल्ला क्लिनिक आज तक बना हुआ है। जेपी नड्डा के बयान को लेकर दिसंबर में आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए और अब अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। लेकिन दरअसल असली मुद्दे पूर्वांचलियों के कहां बसे हुए हैं? तो झुग्गियों में बसे हुए हैं, और वो सिर्फ 6 मुद्दे हैं। छठ घाट है, बहुत सारे लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, क्लीन वाटर का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का, रोजगारी का मुद्दा है, और आखिरकार हेल्थ केयर का भी मुद्दा है। इन मुद्दों पर ये राजनीतिक पार्टियां क्या करेगी, उस पर पूर्वांचलियों का वोट बहुत निर्भर रहेगा। पूर्वांचलियों ने दिल्ली में सरकार बनाई है, अब वो सरकार बिगाड़ते हैं कि नहीं बिगाड़ते, इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा दंगल में। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही।